हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। इससे पहले कि आपका लोगों का स्वागत है। कल हमने स्टार्ट किया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। बट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज़ उसको थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा आपको, बट प्लीज़ एक बार देख लो, क्योंकि उससे आपको मेरी कंडीशन का भी आपको पता लगेगा। नहीं, मैं अपना बेकार सा चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कुछ और दिखा रहा हूँ। आपका वॉइस हर वीडियो में उप होता है। उप मतलब क्या? उपला नहीं कह रहा हूँ, उप मतलब कि ओवर पावर। और ये मैंने नहीं लिखा है। हाँ, मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि देखो इसमें लास्ट में ए आ रहा है, जबकि मेरे ऐसा आएगा, मतलब ऐसे हाईलाइटेड वर्ड्स में आएगा। योर इज क्लियर। बट अब क्या क्लियर हो सकती है? वॉइस ही क्लियर हो सकती है। योर वॉइस इज नॉट गुड, यू आर वेकअपिंग और रिकॉर्डिंग और वॉट। अब क्या है बोलो यार। कुछ लोग बोलते हैं बहुत ही अच्छी वॉइस है, इंक्रीज हो रही है, बहुत अच्छी वॉइस है, इम्प्रूविंग वीडियोस। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, एकदम बकवास, उठ जग रहा है कि क्या कर रहा है तू। और देखो, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे मोबाइल की सिर्फ हाफ स्क्रीन काम वर्क कर रही है। मेरे मोबाइल को कभी भी रिपेयर के लिए दे सकता हूँ। उसके बाद एक गुड न्यूज़ है कि अगर उस तक 100 सब्सक्राइबर्स हो गए तो फिर मैं एक माइक लेके आ जाऊँगा। नहीं हुए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर अगर मैंने रिपेयर के लिए दिया तो फिर 3-4 दिन तक वीडियोस नहीं आएंगे। प्लीज़ आप काम रहना, क्योंकि उसके बाद मैं डेली शायद 2 वीडियो भी डाल दूँगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। बट यार प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना। सब्सक्राइब कर देना, नहीं सब्सक्राइब कर दो, कितना भी करना सब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब नहीं चलता। चलो अब मतलब क्या है, कुछ क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। मेकिंग ऑफ द नेशन इन यूरोप। अब यूरोप में आके नेशन बना कैसे? जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड तो है ना, जो ये तीनों जो है, इनको हमने अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। टुचलेस कैंटोनम्स हुज रूलर हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज। मतलब ये कुछ ऐसे रूलर्स हैं जिनके पास उनकी ऑटोनॉमीज भी थी। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। तो मतलब ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं, तो कंट्रीज स्टेट्स उस टाइम में क्या थे, तो ये एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज बिल्कुल फॉलो नहीं करते। ये तीनों ही अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, सब कुछ इनके अलग अलग ही है। द हेजनबर्ग एम्पायर रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगेरी। तो हेजनबर्ग का जो एम्पायर था, उन्होंने ऑस्ट्रिया और हंगेरी पर कब्जा कर लिया था, मतलब रूल किया था, मतलब। तो अब हंगेरी, तो हंगेरी जो है, तो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो मैग्यार, यानी कि और मैग्यार बोलती थी, या और आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो टैकलेट बोलते थे। मतलब ये दोनों ही लैंग्वेज एकदम नहीं है, बट मैं बता देता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स में ज़रूर आएगा। देखो, नोट्स ऐसा मैं समझो कि नोट्स पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, बट नहीं, इसमें हर एक जो भी नोट्स है ना, उससे क्वेश्चन बन के ज़रूर आएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन 1 मार्क्स यानी कि MCQ वाले तो नहीं आएंगे, बट 1 मार्क्स यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है। बिसाइड दिस, 3 डोमिनेंट ग्रुप्स देर ऑल्सो लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। इनके अलावा 3 डोमिनेंट ग्रुप्स और रहते थे कंट्री की बाउंड्री के पास में। The only tie binding this device group together was a common alliance to the emperor. तो इन तीनों ग्रुप को ज्वाइन करने की सिर्फ एक ही बात थी, वो है एक अलाइंस जो कि इसके एम्प्रर में है। और अब बारी आ जाती है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्लास होती है। बस उसके पास मनी नहीं होती, पर टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँ। Socially and politically, a landed estuary was aristocracy
was the dominant class on the continent. ठीक है. The members of this class were PI a common way of life that cut across a religion division. मतलब मिडिल क्लास वाले जो लोग थे वो उनको रिलीजन्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन मतलब कट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कट्स ऑफ रिलीजन यानी कि वो अलग अलग रिलीजन में बटे हुए थे बट वो मिडिल क्लास थे. इट मीन्स कि उनके सब कुछ सेम ही था. लिटरली सब कुछ सेम था मतलब फाइनेंशियली और बेसिकली सब कुछ सेम था उनके. और उनकी फैमिलीज ऑफ्टन कनेक्ट होती थी मैरिजेस की वजह से. मेनली द पावरफुल आइट्रोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. देखो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था वो एकदम छोटा ग्रुप था. द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेस हु एक्सटेंडेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. तो ऐसे के मिडिल क्लास थे यहाँ पे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये ज़्यादा पुअर भी नहीं थे और ज़्यादा रिच भी नहीं थे तो ये सब कुछ कर सकते थे. एंड और जो मार्केटिंग क्लास थी या फिर जो मार्केट में वर्क करते थे या फिर जो मतलब क्या कह सकते हैं अपन अब इंडस्ट्री ठीक है ना. तो कमर्शियल क्लासेस जो थी. अब क्वेश्चन नंबर 5. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states, it occurred only during the 19th century. In this way, new social groups came into being, a working class population and a middle class, made up industrializations, businessmen, professionals. It was among the educated liberals, middle class, and that ideas of national unity, following the abomination of associated privileges, gained popularity. ठीक है ना. सो अब है ये व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. तो ठीक है इसका फर्स्ट पॉइंट. इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप आर क्लोज अलाइन टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलाइजेशन. अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर बहुत कुछ चल रहा था जिसमें से एक था एक आइडियोलॉजी जिसमें कि एक आइडिया आया था उन सबको वो था लिबरलाइजेशन. बट लिबरलाइजेशन है क्या. ये एक लैटिन वर्ड है जिसका रूट है लिबर जिसका मतलब होता है फ्री या फिर फ्रीडम. और लिबरलाइजेशन स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल एंड द इक्वलिटी ऑल ऑफ बिफोर द लॉ. तो ऐसा है कि यूरोप में मतलब इक्वलिटी नहीं थी. सो वहाँ पे लिबरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ या फिर ट्रेंड चल गया. यूट्यूब नहीं था नहीं तो यूट्यूब पे धमाका मच जाता. Stood for the freedom for the individual and equality for all the law. It embraces the concept of the government by consent, constitution and representative government through a parliament. The right to vote and to get elected was generated exclusively through property owning men. तो मतलब जो वोटिंग थी वो सिर्फ वो ही कर सकते थे. वो सिर्फ मैन कर सकते थे और सारे मैन नहीं सिर्फ वो वाले मैन जिनके पास कोई प्रॉपर्टी है. और सिर्फ कोई प्रॉपर्टी नहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी है. तो भाई ऐसे कितने जने थे 4 जने या 1 जना. Men without property and all women were excluded from the political rights. Women and non-propertied men and women organized opposition movements and demanding equal political rights. So women और men ने दोनों ने मिल के इतना बड़ा दंगा मतलब आंदोलन किया अटैक किया आगे क्या किया वो हम आगे पढ़ेंगे. बट उन्होंने जो कुछ भी किया ना बहुत अच्छा किया. अपने हक के लिए तो अपन को लड़ना ही चाहिए. द एबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल्स. द मर्चेंट ट्रैवलिंग 1833 फ्रॉम एडिनबर्ग टू नर्सिमबर्ग to sell his gold will have to pass through 11 custom bearings and pay a custom duty of 5% at each one of them. मतलब कि अगर वो कोई सामान बेच रहा है और अगर जैसे कि वो सामान 100 रुपये का है ठीक है तो 100 रुपये का है तो उसको 5 रुपये उसको देने पड़ेंगे कस्टम्स को और 11 कस्टम्स को यानी कि 5 into 11 55 रुपीज़ यानी कि 50% उसको उसने जितना भी कमाया वो सब उनको देना पड़ेगा. Obstacles to the economic changes and the growth by the new commercial class who argued for the creation of an unified economic territory, allowing the unheralded movement of the goods, people and capital. The union abolished traffic barriers and reduced the numbers of currencies from over 30 to 2. वो 32 नहीं है 30 to 2 है.
A new conservation after 1850. So आ गया, आखिर आ गया वो टाइम 1815 में इतना सब कुछ हुआ था, इतना सब कुछ हुआ था कि कोई सोच भी नहीं सकता यार। खैर अपन सोच सकते हैं, बट इतना हुआ था ना यार, कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब लिटरली यार, इतना सब कुछ सिर्फ एक ईयर में कोई पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी हुआ। तो देख, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन, तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि नेपोलियन जो था वो 1850 में हार गया था। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वे डिवाइड फ्रॉम अ स्पिरिट ऑफ conservatisms. More conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. That modernization could in fact strengthen the traditional instruction like the monarchy, modern army and effective bureaucracy, a dynamic economy, and the abolition of feudalism and serfdom could stand the autocratic monarchies of the Europe. In 1815, representatives of Europe power, Britain, Russia, Persia and Austria, एक मिनट, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, क्या नाम है यार। मतलब देखो, ठीक है, ब्रिटेन तो है ही है, बट रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, who had collectively defeated Napoleon, Meade and Vienna to draw up a settlement for Europe. तो आखिर सेटलमेंट ऑफ यूरोप है क्या? तो सेटलमेंट ऑफ यूरोप ऐसा है कि उन सब लोगों ने सेटलमेंट सेटिंग बिठाई। हाँ, सेटलमेंट मतलब सेटिंग, हाँ गलत वर्ड है, बट मेरे को ये सही वर्ड लगा, क्योंकि यही समझ में आता है। मेरे को गलत कह रहे हो खुद नहीं, ये भी गलत है, तो ठीक है। सो मतलब हाँ, सेटिंग अप की उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि हाँ, ये उनकी टेरिटरी है और उनकी लैंड के पास में है, उनकी कंट्री के पास में है, उनके एरिया के या फिर उनके एम्पर के पास में ये इलाका है, तो ये अपन ले लेते हैं, वो तुम ले लो, ये आप ले लो, और ये मैं ले लेता हूँ, और ये अपन सब ले लेते हैं। सो ऐसे करके वो यूरोप का सेटलमेंट करना चाहते थे। तो बोरबॉन डायनेस्टी, बोरबॉन, क्या पता, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power and France lost the territory it had accessed under Napoleon. German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. Autocratic, did not tolerate, criticize, and distinct, and sought to curb activities that questioned the dignity of autocratic government. बहुत कुछ हुआ भाई, बहुत कुछ। Revolutionaries ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर, देखा मैंने कहा था 1815 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। द फियर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डोम में लिबरल नेशनलिज्म अंडरग्राउंड, तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे अंडरग्राउंड हो गए थे, नहीं डॉन नहीं थे, बट सीधे साधे लोग थे, बट फिर भी अंडरग्राउंड हो गए थे। रिवॉल्यूशनरी, मतलब उनको रिवॉल्यूशनरीज हम लोग कह सकते हैं। रिवॉल्यूशनरीज एट दिस टाइम मेन द कम्युनिकेट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। देखो, लिबर्टी और फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे मतलब कॉमन ट्रेडिंग वर्ड था। कोई भी अगर मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर अनफेयर होती तो भाई ये मेरी लिबर्टी है, मेरा फ्रीडम है, तुम इसको मेरे से नहीं ले सकते। मतलब दंगा वहीं खड़े खड़े हो जाता था। सो अब गाइल पेसी मैजिनियम, सबसे इम्पोर्टेंट नेम पूरे चैप्टर में। Born in Kenya in 1807, he became a member of secret society of the Carbonier, जो अंडरग्राउंड थी। He was sent to into exile in 1831 for attempting a revolution in Liberia नहीं है, Liberia। हाँ, मार्बल मतलब चला छोड़ो यार। Mazian believed that the God had instituted nations to be natural units of mankind. Yeah. Secret societies were set up in Germany, France, Switzerland, and Poland. Metternich described him as the most dangerous enemy of social order. क्या क्या करते रहते हैं यार। So, अब द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 तक खतरनाक रिवॉल्यूशन हुआ था इसमें। All conservation regimes tried to consolidate their power. Liberalization and nationalization came to increasingly associated with revolution. In many regions of Europe, such as time Indian and German states, Italian and German states, the provinces of Autonomous Empire, Ireland and Poland, when the France sneezes, mentioned once remarked, the rest of the Europe catches cold. सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको बहुत बार कमेंट में भी लोग लिखते हैं, बहुत फेमस हो गई थी। When the France sneezes, mentions one remarked,
the rest of the Europe catches the cold. An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Greece has been the part of the Ottoman Empire since the 15th century. Greeks living in the exile, and also from many West Europeans who had sympathized for the Asian Greek culture. ये आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट, इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग. तो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट केम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटरी एक्सप्लेनेशन. मतलब कि सिर्फ लड़ाई से लड़ाई या फिर वॉर या फिर कोई बड़ा वॉर जैसे कि वर्ल्ड वॉर है, वॉर 2 है, उसके जैसा करके वो लोग वॉर नहीं जीतते थे. मतलब बहुत सारी चीज़ें करते थे. कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन. आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक helped express and shape nationalism feeling. Let us look at a culture-motivated movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments. ठीक है ना. तो ऐसे वहाँ पर इतने ज़्यादा आर्टिस्ट और इतने ज़्यादा पोइट्स थे ना कि वो कोई रीज़न नहीं मांगते थे साइंस का उनके पेंटिंग्स के ऊपर फोकस करने के लिए. वो इमोशनली उनके इल्यूजनरी, इमेजिनरी, जो म्यूज़िकली जो भी उनकी फीलिंग्स होती थी वो पेंटिंग में रिजर्व करते थे. और भी बहुत सारे फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री और फोक डांसेस से वो उनकी ट्रू स्पिरिट दिखाते थे नेशन की तरफ. और नेशनल फीलिंग जो थी वो अलाइक थी म्यूज़िक और लैंग्वेज में, इसीलिए उन्होंने इनको ही कैप्चर किया. कार्ल कुर्प्रेसिंग related the national struggles through his open music and turning folk dance like the Polanasi and Mukarasa into nationalist symbols. भाई किसी डांस को बनाना कितना हार्ड होता होगा. Language too played an important role in developing nationalist sentiments. So Russian language was imposed everywhere. Russian language पूरी जगह, पूरे यूरोप में फेमस थी. Many members of Klag in Poland began to use language as a weapon of nation resistance. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 11. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रेट्स एंड बिशप्स वेयर पुट इन द जेल एंड सेंट टू द साइबेरिया बाय द रशियन ऑथोरिटीज एज अ पनिशमेंट फॉर देयर रेफ्यूजल टू द पिच इन द रशियंस. ठीक है. इतना सब कुछ तो हो गया. अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हंगर, हंडरशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. सो अभी भी 1830 ही चल रहा है. जैसा कि मैंने कहा था कि 1830s में बहुत सारी चीज़ें हुई, कोई सोच भी नहीं सकता. जस्ट लाइक दैट 1830s वेयर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप. मतलब 1830s में यूरोप ने इतना सब कुछ देखा है ना, साला उसने पूरी सेंचुरी में नहीं देखा होगा. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population. In most countries, there were more seekers of jobs than employment. Population from rural areas migrated to the grand cities to live in overcrowded slums. Food shortage and whispered unemployment brought the population of the Paris. So वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज होती थी. तो अब नेशनल असेंबली जो है उन्होंने मतलब पब्लिकली ये ऑर्गेनाइज कर दिया या फिर उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया एक रिपब्लिक गारंटेड सफेज मतलब कि राइट टू वोट टू ऑल द एडल्ट्स मेल सपोज 81 एंड गारंटेड द राइट टू वर्क. सो उन्होंने यहाँ पे एक ट्रिक की कि उन्होंने सिर्फ मेंस को ही दिया, वुमेन्स को नहीं. अर्लियर इन 1815 वीवर्स इन सेलेसिया तो उन्होंने एक रिवॉल्ट किया जो इतने भी कॉन्ट्रैक्टर जो उनको सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल्स उनके ऊपर. अब जून 2 PM इनको डेट और टाइम भी याद है. उस टाइम क्या हुआ था, एक लार्ज क्राउड यानी कि एक बड़ा सा ग्रुप वीवर्स का इमर्ट होता है उनके घर से मार्च करते हुए उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पर, और वहाँ पर बाहर चिल्लम चिल्ली करता है कि हमें ज़्यादा वेजेस दो. कॉन्ट्रैक्टर्स हाय. तो कॉन्ट्रैक्टर की फील्ड जो थी और उसकी फैमिली नेबरिंग विलेज में थी, बट फिर भी वो कंफ्यूज हो गए थे शेल्टर सच अ पर्सन. ही रिटर्न 24 hours लेटर हैविंग अ रिक्वेस्ट द आर्मी. तो मतलब वो 24 घंटे के बाद वापस आ गया था, बट उस पर उसने आर्मी की सिक्योरिटी भी ली थी. इन एक्सचेंज डेट फॉलोड 11 व्यूवर्स वे शूट, और इसी बीच 11 व्यूवर्स पे शूट हो गए थे. अब आ गया नए 1848. हाँ अब कुछ और आया. द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. तो अब क्या हुआ, अब जो लोग पुअर थे, अनएम्प्लॉयड थे, स्ट्राइविंग प्रेजेंट थे, वर्कर्स थे, वो सारे यूरोप में आ गए और रिवॉल्यूशन एक लीड किया
मिडिल क्लास अंडर अ वे, जिसमें मैन वुमेन लिबरल मिडिल क्लास कंबाइन करते हैं वो दे और उनकी सारी डिमांड्स को, और उनको नेशनलाइज प्रोग्राम करते। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन नेशनल टू बी हेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। विल्मन फोर्थ किंग ऑफ रशिया पर्शिया मतलब पर्शिया rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. While the opposition of the autocracy and military became stronger। हाँ ये सही बात है, अगर किंग को थोड़ा सा भी कुछ भी होता है तो सीधा अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पार्लियामेंट इंट्रोड्स द इशू हुआ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंसर्न वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है, तो अब जितने भी देखा मैंने कहा था ना इन्होंने वुमेन्स के साथ गलत किया था, तो अब देखो वुमेन्स हैव देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, तो उन्होंने भी खुद के उनके ग्रुप्स बना दिए पॉलिटिकल। उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़पेपर फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। सो यहाँ से स्टार्ट हुई वुमेन्स की इज्जत। सो अब देखो मोनार्की जो थे, monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and representation could be ended by granting cessions to liberal nation. The making of Germany and Italy। तब जर्मनी और इटली कैसे बने, तो जर्मनी कैन बी द आर्मी ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। हाँ ऐसा अपन कह सकते हैं। तो अब 1848 के बाद क्या हुआ, यूरोप में जो नेशनलिज्म था ना वो अवे हो गया एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द